जे डी वेंस ने बड़ा एतराफ किया है जब भी मुआहिदा करीब आता है लेबनान में धमाके हो जाते हैं। क्या वाशिंगटन पहली बार इसराइल से नाराज है? 92% इसराइलियों का मानना है कि ईरान जंग जीत गया है, इसराइल अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। क्या नेतन्याहू का सियासी मुस्तकबिल अब खतरे में है? अगर ईरान और अमेरिका का मुआहिदा कामयाब होना है तो एक शख्स को पीछे हटना होगा। क्या नेतन्याहू मशरिक वुस्ता में अमन की राह की सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं? क्या ट्रंप ने शाम को हिजबुल्लाह के साथ लड़ाने का नया साजिशी या प्रॉक्सी प्लान नाफिज करने का फैसला किया है? आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ईरानी हुकाम ने ऐलान किया है कि बू शहर के जोहरी प्लांट के करीब फिजाई दिफाई सिस्टम का एक बड़ा तजर्बा किया जा रहा है और ये वो जोहरी प्लांट है जिसको इसराइल ने हमेशा मैली आंख से देखा है। अब ईरान ने इसके दिफा यानी इसके डिफेंस को मज़ीद मजबूत बनाने का फ़ैसला किया है और ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हुकाम जो हैं वो आज बू शहर जोहरी प्लांट के करीब फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम का तजर्बा कर रहे हैं और आवाम को ख़बरदार किया है कि वो इस हवाले से किसी किस्म की तशवीश का शिकार ना हो। बू शहर के गवर्नर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मकामी इलाके में मुख्तलिफ आवाज़ें सुनी जा सकती हैं जो फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम के तयशुदा तजर्बे का हिस्सा होंगी। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अब मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ है जो हतमी एग्रीमेंट की तरफ जाएगा, उसमें ईरान के जो जोहरी मंसूबे हैं, जोहरी प्लांट हैं, ख़ास तौर पर एनरिच्ड यूरेनियम, उस पर बातचीत हो रही है और उसका एक नया फ्रेमवर्क बनेगा। आगे मैं इस पर जाकर बात करूंगा और इसी लम्हे इस जोहरी प्लांट की हिफाजत के लिए नया डिफेंस सिस्टम नाफिज करना और उसको इंस्टॉल करना ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो कि चीफ मुज़ाकरात भी हैं। उन्होंने अब ये तस्दीक की है कि स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात में $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई है। और इसी तरह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास अराक्ची अबनाए हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत के लिए ओमान पहुंचे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर राब्ते का सिस्टम कायम करने पर इत्तफाक किया है। इक़दाम का मकसद किसी भी किस्म के तसादुम या कशीदगी से बचना है। इसी तरह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने यह भी कहा है कि स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात की बुनियाद पर लेबनान की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की ज़मानत देने पर इत्तफाक किया। वाज़ेह है कि अमेरिका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त पर आयद पाबंदी अब उठा ली है, जिसके बाद 2 महीने तक ईरान अमेरिका समेत दुनिया भर में अपनी पेट्रोलियम मसनूआत फ़रोख्त कर सकेगा। ईरान ने पाबंदियाँ उठने और कुछ ईरानी असासे बहाल होने की तस्दीक भी कर दी है, लेकिन अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने यह कहा है कि शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन पर ईरानी तेल ख़रीदारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वाज़ेह है ये तीनों ममालिक भी जो हैं वो अमेरिका के ख़ास तौर पर शुमाली कोरिया और क्यूबा ये अमेरिका के बदतरीन दुश्मन तस्वुर किए जाते हैं और यूक्रेन के मामले के ऊपर तो वैसे भी अमेरिका की पोजीशन अब बहुत हद तक तब्दील हो चुकी है और ये बात दुनिया भर के मुबस्सिरीन जानते हैं, बल्कि मानते भी हैं कि इस पर रूस और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर खुफिया तरीके से बहुत सारे मामला तय किए गए। अब ईरान का जो इस वक्त बहरान कह सकते हैं आप, जो मुज़ाकरात में कभी कभी तात्तुल का बाइस भी बनता है, वो उसका जोहरी प्रोग्राम है और एनरिच्ड यूरेनियम है। क्योंकि पाकिस्तान बतौर सालिस इसमें काम कर रहा है, मुतहर्रिक है, तो इसी पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने यह कहा है कि ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय इसकी अफजूदगी की सतह को जो है वो कम करेगा। और इसहाक डार ने अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि अमेरिका ने इब्तिदा में मुतालबा किया था कि ईरान अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर बाहर मुंतकिल करे, लेकिन ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय इसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। न्यूक्लियर फाइल, मुंजमद असासों,
लेबनान पर 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे। इसी तरह इसहाक डार ने मजीद कहा कि अबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ जो हैं वो 60 रोज़ तक बग़ैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फ़ीस देना होगी। और इसहाक डार का कहना था कि सदर ट्रंप ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की ज़ाती तौर पर जो है वो रहनुमाई की। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब, कतर, मिस्र और अमारात सालिसी के अमल को सपोर्ट कर रहे हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला है, उस पर उन्होंने थोड़ी सी तंबीह की है कि ये ज़रा सख्त होगा, क्योंकि इसमें बड़े फ़ैसले होने हैं और एक नया फ्रेमवर्क बनना है, और वो ख़ास तौर पर जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक है। बैलिस्टिक प्रोग्राम पर तो ट्रंप पहले ही आलमी मीडिया को अपना बयान दे चुके हैं कि उन्हें बैलिस्टिक प्रोग्राम के ऊपर कोई मसला नहीं है, लेकिन इसराइल बैलिस्टिक प्रोग्राम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन रखता है। और इसी तरह इसहाक डार ने यह भी कहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि इस डील में अभी तक कोई भी मनफी नुक्ता नहीं है। और अभी आपने यकीनन ये ख़बरें देखी होंगी कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान वो पाकिस्तान पहुँचे हैं, और इस दौरे को अहम करार दिया जा रहा है। पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर आलमी मीडिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। वैसे तो गुज़िश्ता 3-4 महीने से पाकिस्तान जो है वो आलमी मीडिया में सुर्खियों में बाकायदा तौर पर अपनी जगह बना रहा है, और इस बार इंतहाई मुस्बत तरीके से। और हम देख रहे हैं ट्रंप हों, जेडी वेंस हों, वो बार बार पाकिस्तान का तस्करा कर रहे हैं और मुस्बत अल्फाज में पाकिस्तान का तस्करा कर रहे हैं। तो ये बात, एक मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान में होना, यकीनन ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली बातचीत होगी, पाकिस्तान क्योंकि मीडिएटर है, और मरकज़ी जो किरदार ईरान ने भी सौंप रखा है वो पाकिस्तान को, और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को सौंप रखा है। बल्कि इसको अगर थोड़ा सा आप बढ़ाएं तो बीजिंग ने भी ये किरदार पाकिस्तान को ही सौंपा है। तो पाकिस्तान एक इस वक्त रीजन के अंदर बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है, और ये यकीनन इसमें पाकिस्तान की हुकूमत की जो काविशें हैं उसको हमें सराहना चाहिए। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जो जेडी वेंस हैं वो स्विट्ज़रलैंड से वापस अमेरिका रवाना हो गए, और अमेरिका रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्विट्ज़रलैंड में गुजारे 36 घंटे बहुत नतीजा खेज रहे। हमने तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वुस्ता की बुनियाद रखी है, अब इस पर काम जारी रखना होगा। उनका कहना था कि हमने ऐसा तरीक़ाकार कायम कर लिया है जिससे अबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी, अब ईंधन की कीमतें मज़ीद कम होती रहेंगी। इलाकाई जंग बंदी यकीनी बनाने के लिए भी मुनासिब सिस्टम वो कायम किया है। जेडी वेंस कहते हैं कि जंग बंदी बरकरार रखने के लिए हम इत्तेहादियों, इसराइलियों, खलीजी ममालिक सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ईरान ने बहुत अरसे बाद हथियारों, जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को भी ईरान आने की इजाज़त दी है। मुआयनाकारों को दाखिले की इजाज़त बड़ी बात है, लेकिन हमें देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं कराया जाता। और इसी तरह जेडी वेंस ने यह भी कहा कि हम यकीनी बनाएंगे कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान के साथ टेक्निकल मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। दूसरी तरफ एक बड़ा पत्ता खेला है ट्रंप ने, क्योंकि इन मुज़ाकरात के अंदर एक तरफ जौहरी प्रोग्राम बहुत बड़ी रुकावट है, तो दूसरी तरफ लेबनान का मुद्दा बहुत बड़ी रुकावट है। लेबनान के मुद्दे के ऊपर अमेरिका से ईरान का एक ही मुतालबा है कि इसराइल लेबनान पर हमले बंद करे, और लेबनान की सरजमीन पर इसराइली फोर्सेस ने जो कब्ज़ा किया है उस कब्ज़े को भी छोड़ा जाए। लेकिन अभी ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने एक बयान दिया, उस बयान के जवाब में शाम के सदर अहमद अल शरा ने एक बयान दिया कि शाम सिर्फ लेबनानी हुकूमत की दरख्वास्त पर ही लेबनान में मुदाखलत करेगा। अब ये क्यों बयान दिया? कि अमरीकी सदर ट्रंप ने शाम से मुतल्लिक ये बयान दिया था कि शाम हिज़्बुल्लाह को कंट्रोल करेगा। इसी के रद्द अमल में अहमद अल शरा ने कहा कि अमरीकी सदर के बयान से ऐसे लगा जैसे शामी फ़ौजें कल ही लेबनान में दाखिल हो रही हैं। अगर शाम और लेबनान के कौमी मफाद में हुआ तो वो हिज़्बुल्लाह के साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। अब अहमद उल शरा को किसने इंस्टॉल किया, शाम के अंदर कैसे हुकूमत बनवाई गई, और किस तरह से बशार अल असद को शाम से मुल्क बदर किया गया, ये दुनिया से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब यकीनन ट्रंप की उम्मीदें अहमद उल शरा से वाबस्ता हैं,
اور احمد الشرع کا جو ماضی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس کے سر کی قیمت خود امریکہ نے مقرر کی تھی، لیکن اسی احمد الشرع کا وائٹ ہاؤس کے اندر بڑا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جب افغان جہاد شروع کیا گیا تھا تو اس افغان جہاد کے جو بڑے بڑے مجاہدین تھے اور ان کے سرپنچ تھے، ان کا وائٹ ہاؤس میں پرتپاک استقبال کیا گیا تھا، لیکن بعد میں وہی مجاہدین، وہی افغان جہاد کے فرنٹ سولجرز تھے، وہ دہشت گرد قرار پائے، کیونکہ امریکہ کا یہ پرانا سامراجی تصور ہے کہ وہ جب اپنا کام نکلوا لیتا ہے، کام مکمل کرا لیتا ہے، تو وہ پھر اپنے ایسٹس کو ضائع بھی کر دیتا ہے اور بعض ایسٹ کو ان کو پروٹیکٹ کر کے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ اب ٹرمپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ شام کو لبنان میں حزب اللہ سے نمٹنے دیں، لیکن شام یہ قدم اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا یہ تو چند دنوں میں واضح ہو جائے گا، لیکن یہ ایک بڑی گریٹ گیم ہے، کیونکہ پہلے برطانوی سامراج نے اور اب امریکی سامراج نے مشرق وسطیٰ کا ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ یہاں پر ممالک کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑایا جائے۔ جب آپس میں ایک دوسرے سے لڑایا جائے گا، اب شام بھی مسلم ملک ہے، لبنان بھی مسلم ملک ہے، دونوں کو جب لڑوایا جائے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی طاقت پیدا نہیں ہوگی، اور اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ دشمن کو ہوگا، اور دشمن کون ہے؟ اسرائیل۔ لیکن شام کے اندر کیونکہ اس وقت جو سیاسی بندوبست ہے وہ امریکی چھتری کے نیچے ہے، تو اس لیے ٹرمپ کو یہ امید ہے کہ شام جو ہے وہ کوئی اس طرح کا قدم اٹھائے گا اور حزب اللہ کے خلاف کارروائی کرے گا، لیکن شامی صدر نے ابھی اس کی کوئی حامی نہیں بھری۔ اب جو مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہے ہیں اور جس کا ایک پہلا معاہدہ ہو گیا ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ اگر موجودہ غیر مستحکم 60 روزہ جنگ بندی سے آگے بڑھنا ہے تو ایک شخص کو قابو میں لانا ہوگا، ایک ایسے شخص کو سیاسی دباؤ اور سخت رویے کا سامنا کرنا ہوگا جس نے خود کئی دہائیوں تک دوسروں کے ساتھ یہی طرز عمل اختیار کیا ہے۔ یہ شخص اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو ہے۔ اگر نیتن یاہو واقعی اس معاہدے کی راہ میں رکاوٹ بن چکے ہیں تو انہیں دباؤ میں لانے کی صلاحیت صرف امریکی صدر ٹرمپ کے پاس ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور دیگر اعلیٰ امریکی حکام کی جانب سے اسرائیلی قیادت پر غیر معمولی تنقید دیکھنے میں آئی ہے۔ گزشتہ ہفتے G7 سربراہی اجلاس میں ٹرمپ نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کو بہت زیادہ اور ظالمانہ قرار دیا۔ جے ڈی وینس نے واضح الفاظ میں کہا، صدر کو اس بات پر بارہا مایوسی ہوئی کہ جب بھی ہم کسی بڑے معاہدے کے قریب پہنچتے ہیں تو اچانک بیروت کے کسی شہری علاقے میں بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے اور ایسے بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں جن کا حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ امریکی موقف میں یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اسرائیل کئی مہینوں سے لبنان میں شہری اہداف کو نشانہ بنا رہا تھا، لیکن اس پر زیادہ آواز نہیں اٹھائی گئی۔ غزہ کے فلسطینی شاید یہ سوال کریں کہ انہیں جس تباہی اور قتل و غارت کا سامنا ہے وہ کس حد تک پہنچے، تو وائٹ ہاؤس سے بھی ایسی ہمدردانہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ اسرائیل نے غزہ میں ہزاروں ایسی عمارتوں کو نشانہ بنایا جن کا حماس سے کوئی تعلق نہیں تھا، تاہم اسرائیلی قیادت لبنان کے معاملے میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا، لبنان میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں پر کبھی کوئی پابندی نہیں تھی اور نہ اب ہے۔ فوج ہر اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کرے گی جسے وہ خطرہ ضروری سمجھے۔ یہاں ایک وسیع لفظ ہے جس کی تشریح فوجی کمانڈر اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نیتن یاہو اتنے سخت موقف پر کیوں قائم ہے؟ اگر واشنگٹن کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اسرائیل کو بہت کچھ کھونا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیل کو مسلسل امریکی ہتھیاروں اور دفاعی سسٹمز کی ضرورت ہے، خصوصاً ایران کے میزائلوں اور ڈرون حملوں کے خلاف استعمال ہونے والے دفاعی ذخائر کو دوبارہ بھرنے کے لیے۔ نیتن یاہو کے لیے یہ جنگ ٹرمپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ 1 سال پہلے وہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ اسرائیل نے مشرق وسطیٰ میں ایران کے اثر و رسوخ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ 12 روزہ ایران اسرائیل جنگ نے بظاہر ایران کی کمزوری کو نمایاں کیا تھا، اس کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا، جبکہ حزب اللہ اور حماس کی طاقت بھی کمزور ہوئی، لیکن نیتن یاہو کی حد سے زیادہ خود اعتمادی ہی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اس جنگ نے ایرانی قیادت کو کمزور کرنے کے بجائے مزید مضبوط کر دیا ہے۔ اب
ईरान को शायद जोहरी हथियारों की ज़रूरत भी कम महसूस हो, क्योंकि अब नाए हुर्मुज़ और मुमकिना तौर पर बाबुल मंदब जैसे अहम समुद्री रास्तों पर इसका असर और रसूख खुद एक बड़ी दिफाई कुव्वत बन चुका है, कम से कम अमेरिका के लिए। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुहिम जोई पर आमादा किया, लेकिन यही फैसला उनके सियासी मुस्तकबिल और शायद उनकी ज़ाती आज़ादी के लिए भी ख़तरा बन सकता है, क्योंकि उन्हें बदउनवानी के मुकदमात का भी सामना है। इसके नतीजे में सूरत हाल ये बन गई है कि अमेरिका जिस मुआहिदे को अपनी ताकत के बलबूते पर तय करना चाहता था, अब ईरान निस्बतन मजबूत पोजीशन में दिखाई देता है, क्योंकि अब नाए हुर्मुज़ की बंदिश का खतरा आलमी मईशत को बरह रास्त मुतासिर कर सकता है। ईरानी क़यादत ने हिज़्बुल्लाह की बका को मुज़ाकरात का एक बुनियादी जुज़्व बना दिया है। ट्रंप इंतज़ामिया इस हकीकत को किसी हद तक कबूल कर चुकी है, लेकिन नेतन्याहू इस पर आमादा नहीं। अगरचे जंग बंदी के कई ऐलानात किए गए हैं, मगर अमली तौर पर इन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। नेतन्याहू के ईरान मुआहिदे के बारे में बाज़ एतराज़ात अपनी जगह मौजूद हैं, अगरचे ईरान की मजबूत होती हुई पोजीशन में खुद उनका भी बड़ा किरदार है। पहली बात यह है कि नेतन्याहू हमेशा ईरान, हिज़्बुल्लाह और हमास के साथ सिर्फ ताकत के ज़रिए निमटने के कायल रहे हैं। उनके पास अपने मुखालफिन के साथ सियासी सतह पर राब्ते या मुज़ाकरात की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। यही वजह है कि वो ट्रंप से मुख्तलिफ नज़र आते हैं, क्योंकि ट्रंप ने जंग का रास्ता मखसूस सियासी मकासद हासिल करने के लिए इख्तियार किया था, चाहे वो इन मकासद में मुकम्मल कामयाब ना हो सके हों। दूसरी बात यह है कि मौजूदा ईरान मुआहिदा अपनी मौजूदा शक्ल में निस्बतन कमज़ोर दिखाई देता है। इसकी कई शिकें मुबहिम हैं और मुख्तलिफ अंदाज में तशरीह की जा सकती हैं। ईरान का जोहरी हथियार ना बनाने का वादा अभी तक ऐसे मौसर निगरानी और तस्दीकी निज़ाम से मुंसलिक नहीं जो इस पर मुकम्मल एतमाद पैदा कर सके। सिर्फ इसराइल ही नहीं, बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक भी इस बात पर तशवीश महसूस करेंगे कि ईरान के पास अब भी बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स का ज़ख़ीरा मौजूद है। नेतन्याहू का सबसे बड़ा सियासी मसला दरअसल दाखिली सतह पर है। इसराइल के अंदर बड़ी हद तक ये तासुर पाया जाता है कि ईरान के खिलाफ जंग अपने मकासद हासिल नहीं कर सकी। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले एक सर्वे में 92% से ज़्यादा इसराइलियों ने कहा कि वो इनके ख्याल में ईरान इस जंग में कामयाब रहा है, जबकि तकरीबन उतनी ही तादाद का मानना था कि इसराइल अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। किसी भी राय आमा के जायज़े के लिहाज से ये एक गैर मामूली नतीजा है। सियासी एतबार से ये ऐसी सूरत हाल है जो चंद हफ्तों या महीनों बाद होने वाले इंतखाबात में मुकम्मल शिकस्त का पेशे खैमा बन सकती है। और यही वो इलेक्शन हैं जिनकी नेतन्याहू को सबसे ज़्यादा फ़िक्र है, क्योंकि इसराइली इलेक्शन अक्टूबर के आखिर तक मुनक्किद होना लाजमी है। ऐसी सूरत में सवाल ये पैदा होता है कि नेतन्याहू लेबनान में अपनी कार्रवाइयाँ क्यों रोकें, बमबारी क्यों बंद करें, या जिन इलाकों पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है वहाँ से क्यों वापस जाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो इनके सियासी मुखालफिन उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बना सकते हैं और इंतखाबी मैदान में इनके खिलाफ इसे बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूरत हाल को तब्दील करने की सलाहियत सिर्फ ट्रंप के पास है। इसके लिए उन्हें एक तरफ दबाव डालना होगा, मसलन इसराइल को अमरीकी असले की फराहमी के मामले पर, और दूसरी तरफ कुछ सियासी मराहत भी देना होंगी। नेतन्याहू ट्रंप से सबसे बड़ी रियायत ये हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं कि फ़लस्तीन के मामले में उन्हें मुकम्मल आज़ादी दे दी जाए, यानी गज़ा में जारी फ़ौजी कार्रवाइयों को आखिरी हद तक ले जाना, फ़लस्तीनियों की बेदखली की पॉलिसियों को आगे बढ़ाना, मशरक़ी यरूशलेम के करीब E1 मुतनाज़े बस्ती मंसूबे को वुसअत देना जो मगरबी किनारे को तकसीम कर सकता है, जो वेस्ट बैंक को तकसीम कर सकता है, और हत्ता के मस्जिद अक्सा की मौजूदा हैसियत में भी तब्दीली लाना। ये खदशा है कि माजी की तरह इस बार भी अमेरिका और इसराइल की दीगर महाज़ों पर नाकामियों की कीमत सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनियों को ही चुकाना पड़ सकती है। मशरिक़ वस्ता में तो ये अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि यहाँ पर फसाद की बुनियादी जड़ और वजह इसराइल है। इसराइल शरारत करता है, इसराइल जंग मुसल्लत करता है, इसराइल जो है वो प्रोवोक करता है, और फिर इसराइल ही मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता है, और फिर अमेरिका को इस जंग के अंदर ढकेला जाता है। और इन सारी चीज़ों की जो बुनियादी वजह है वो सिर्फ एक है, मशरिक़ वस्ता के वसाइल पर बैनुल-अक़वामी, आलमी और मल्टीनेशनल कंपनियों का कब्ज़ा कराना, और फिर यहाँ के वसाइल को लूटना और इन वसाइल को यूरोपीय मंडियों में फेंक कर भारी मुनाफा हासिल करना।
اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسرائیل تو کیونکہ پہلے دن سے امریکہ کا بغل بچہ ہے اور اس لیے وہ اپنی بقا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نتھی کر لیتا ہے، لیکن ایران جنگ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایران کے پاس یہ صلاحیت اور طاقت موجود ہے کہ وہ اسرائیل کو ناکو چنے چبا سکتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ خود مذاکرات کی ٹیبل پر آیا۔ جو فیصلہ وہ میدان جنگ میں کرانا چاہ رہا تھا وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر بھی ابھی تک نہیں کرا سکا۔ وہ کیا تھا کہ ایران جو ہے اپنی افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے یا کسی اور ملک کے حوالے کرے گا، وہ نہیں ہوا۔ وہ کیا تھا؟ ایران کے اندر آپریشن رجیم چینج کو کامیاب کرنا۔ آپریشن رجیم چینج مکمل طور پر شکست کھا گیا، اور اب ایرانی چوڑے سینے کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہیں اور اپنی شرائط تسلیم کراتے ہیں، اور اب جو مذاکرات کا اگلا ٹیکنیکل دور شروع ہوا ہے اس میں بھی ایران سرنڈر نہیں کرے گا، کیونکہ یہی ایرانی انقلاب کو تقویت دے گا، یہی ایرانی انقلاب کو طاقت بخشے گا، اور یہی ایران کی قوم کو متحد رکھے گا اور ایران کے انقلاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنائے گا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔